चलो, चैप्टर 2, एनबीएफसी, एनएसआई, एनडी, डायरेक्शंस, डेफिनेशंस। अब यहाँ से हमको मालूम पड़ेगा जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, सेट साइज, आपका सिस्टमेटिक, इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिक। तो जो भी क्वेश्चन हो ना, बिना समझे आगे मत बढ़ना। क्लियर नहीं हो तो 4 बार पूछो, ठीक है। चलो डेफिनेशंस पढ़ो। ठीक है सर। हम्म, Regulation 3. हम्म, For the purpose of these directions, unless the contest otherwise requires. हम्म। 1. ये AOT. AOT है एक्ट है। एक्ट, सॉरी सर, एक एक्ट, हाँ एक्ट। एक्ट। मेरा हम्म, लैपटॉप प्रॉब्लम। एक्ट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है। कोई डाउट है बैंक इसमें? बैंक हम्म, नहीं सर, इसमें कुछ डाउट हाँ, नहीं है। बैंक बैंक means the Reserve Bank of India constituted under Section 3 of the Reserve Bank of India Act 1934. ठीक है। Okay. आगे बोलो। Breakup value means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves अब divided by the number of equity shares of the investing company. अब ये मेरे को एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ, जब भी कोई कैलकुलेशंस हो ना, तो उसको हम्म। कैलकुलेट करके ही समझने का। अच्छा। अब ये जो लिखा हुआ है, आप इसका कितना भी इंटरप्रिटेशन कर लो, आपको ये समझ नहीं आ सकता, आप रिलेट नहीं कर पाओगी जब तक आप इसका एक एग्जांपल नहीं बनाओगे। हम्म। ठीक है, वर्ड खोल रहा हूँ, उसमें दिखाता हूँ आपको। यस सर। कंट्रोल एन। अब ये हम्म। डेफिनेशन जो है, अभी हम लोगों ने जो देखी, ब्रेकअप वैल्यू, सिंपल। अभी कॉपी करने दे रहा है क्या? कंट्रोल सी, और इसको करो पेस्ट। कहाँ गया? आया क्या? अब ये पढ़ो जरा, डेफिनेशन दिख रहा है स्क्रीन पे? वर्ड फाइल दिख रही नहीं सर। है? एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन करता हूँ। स्क्रीन शेयर। हम्म। आया? आया। ठीक है, अब पढ़ो इसको क्या कह रहे Breakup value means the equity capital and reserves reduced by intangible asset and revaluation reserve हैं। divided by number of equity share of the investee company. क्लोज। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। हाँ। सर 2 मिनट में समझ आएगा क्या कह रहा है। एग्जांपल, राइट मूव जो है वो है एनबीएफसी, ओके। ठीक है। और पीची लिमिटेड है इन्वेस्टी, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है इसको। हम्म अब ठीक है सर। ब्रेकअप वैल्यू जो है वो पीची लिमिटेड के लिए एप्लीकेबल है। हम्म अब ओके। पीची लिमिटेड की अगर बैलेंस शीट की बात करो, तो इधर कैपिटल आती है, उसके नीचे रिजर्व्स आते हैं। हम्म हम्म। फिर लाइबिलिटीज आती है, हम्म। और सेकंड साइड पे क्या आता है? सपोज अभी इसमें एग्जांपल भर दो। कैपिटल है 1 लाख, रिजर्व्स है हम्म। 2 lakhs। करते हैं ना, एओसी फॉर्म में भरते हैं सब। हाँ सर। लाइबिलिटीज एंड है, दैट टू इक्विटी, नॉट प्रेफरेंस। ठीक है। इक्विटी कैपिटल लो, दोनों देता हूँ एग्जांपल। इक्विटी कैप है, हाँ। प्रेफरेंस है 1 लाख। हम्म। तो टोटल एसेट साइड होगी इसकी 2 2 4 3 7। 2 लाख। टोटल लाइबिलिटीज हम्म। कितनी होगी? 3 2 5 2 7। मैथ मेरा खराब है, चलो देख लेना। और एसेट साइड पे क्या रहेगा? फिक्स एसेट्स, हाँ। इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, हम्म। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क और उसके वैल्यूएशन, सॉफ्टवेयर। हम्म। चलो, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है, फिक्स एसेट है 2 लाख की,
इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, करंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, और इंटेंजिबल एसेट्स है 1 लाख की। इसका भी टोटल है 7 लाख। अभी एक बैलेंस शीट होगी, टिपिकल बैलेंस शीट, कौन सी कंपनी की? बड़ा लिमिटेड की। क्यूट सा नाम है। हाँ चलो, अभी इसमें जो रिजर्व्स है इसका ब्रेकअप है, जनरल रिजर्व, जो पता है ना जनरल रिजर्व और रिवॉल्यूशन रिजर्व क्या रहते हैं? क्या होता है रिवॉल्यूशन रिजर्व? सर मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, वो तो ऑफिस में बैठे ना, उसको नहीं पूछ सकता, उसके आजू बाजू बोलेंगे ये क्या कर रहा है रिजर्व। सर मेरा ना अकाउंट बहुत हाँ तो खराब है। कोई बात नहीं, अभी हमको अगर ये एनालाइज करना है, क्योंकि आप जिस कंपनी में हो ये सब चीजें आएंगी, तो एटलीस्ट मीनिंग मालूम हाँ, होना चाहिए। नहीं पता तो अभी मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मालूम। ठीक है, अब एक कंपनी थी, सपोज उसके पास लैंड थी, उसने लैंड 1 लाख रुपीज में खरीदी थी। हम्म। बुक्स में कितने की दिखेगी वो, अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से? 1 लाख की। जब भी आप कोई एसेट खरीदती हो, ये हाँ फिक्स एसेट जो 2 लाख है, हाँ। इसमें लैंड थी डिप्रिसिएशन। 1 लाख की, बिल्डिंग थी 1 लाख की, राइट? ओके। ये अमाउंट क्या रहती है, जितना पैसा आपने दिया वही आप बुक करते हो, हाँ। लेकिन लैंड की वैल्यू हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अगर सपोज आपकी लैंड के पास यस एयरपोर्ट आने यस। वाला है, तो फ्यूचर में ये लैंड जाके 10 लाख हो सकती है। हाँ। आप बेचने जाओगे तो, लेकिन बुक्स में कितने की दिख रही है? 1 लाख की। तो टेक्निकली अगर आप इस लैंड को रीवैल्यू करो, तो आपको बुक्स में ये कितने की दिखानी चाहिए? 10 लाख की। 10। अगर आप यहाँ पे, बट हम उतना हाँ दिखा रहे। पर अभी 1 लाख दिखाया, अगर आप इसको 10 लाख की दिखाओगी तो टोटल एसेट कितनी हो जाएंगी आपकी? 11। 11। लेकिन 9 लाख जो आपने बढ़ाया, 10 लाख जो 9 लाख रुपए बढ़ाया, वो कहाँ जाएगा? वो हाँ। यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 9 लाख रुपए आ जाएगा। ओके। और जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए आ हम्म। जाएगा। लेकिन ये ओके रिवैल्यूएशन अंडरस्टूड। रिजर्व के पीछे में कोई एक्चुअल कैश तो नहीं है ना, कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आपने बुक्स में वैल्यू करी है। जब आप लैंड बेचोगी तब आपको ये पैसा मिलेगा। हाँ। लेकिन दूसरे रिजर्व के पीछे में एक्चुअल प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो रिजर्व कहाँ से बनता है? जो प्रॉफिट आप कमाते हो इनकम से। साल में आप ओके। जितना भी प्रॉफिट कमाते हो, वो आप क्या करते हो? या तो डिविडेंड में दे देते हो या रिजर्व में रख देते हो। हाँ। अगर आपकी कंपनी ने साल में 2 लाख रुपए कमाए, तो आप क्या कर सकते हो? हम्म। 2 लाख रुपए का सारे शेयरहोल्डर को डिविडेंड दे दो। या तो रिजर्व में रखो। जितना आप नहीं दोगे डिविडेंड, उतना पैसा कंपनी में ही बचा हुआ है, यस। और वो पैसा कहाँ जाएगा? रिजर्व्स में जाएगा। वो कौन से रिजर्व में जाएगा? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में जाएगा। तो कभी भी आप ठीक जब है। देखते हैं नेटवर्थ की डेफिनेशन, तो हर जगह ना ये लिखा होता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक्सक्लूड करना। तो उसका रीजन ये है कि ये जो जनरल रिजर्व है, इसके पीछे एक्चुअल अर्नड कैश है, आपने कमाया है। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ आपने हम्म। वैल्यू की है, लेकिन बेचा नहीं है, तो इसको कोई है नहीं। अब आप बेचते कुछ जाओ और नहीं। कल को वापिस 1 लाख की वैल्यू हो जाए, हम्म। कि वो गवर्नमेंट ने बोला भी हम एयरपोर्ट यहाँ नहीं कहीं और बनाएंगे, तो आपने तो बुक्स में इसको अभी 11 लाख हाँ। दिखाया हुआ है, लेकिन बेचने जाओगे तो 1 लाख ही मिलेगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यस के पास जो यस। आपने एसेट क्रिएट किया वो जीरो हो जाएगी, लॉस हो जाएगा उतना। यस तो अभी आप यस। रिजर्व का मतलब समझे, ठीक रिवैल्यूएशन है। रिजर्व क्या होता है? हाँ सर। अच्छा, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट में क्या फर्क है? बिकॉज ये डेफिनेशन के टेंजेबल लिए एसेट काम जो आएगा। हम देख हाँ, सकते हैं। और हाँ। इंटेंजिबल? लाइक गुडविल काइंड ऑफ। सॉफ्टवेयर टेंजिबल हुआ ब्रांड या वैल्यू। इंटेंजिबल हुआ? सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल ही हुआ। ठीक है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते। अब ये बोलो हाँ। कि सीडी है, लेकिन सीडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हिडन है। हाँ, बोले नहीं सर यस। देख सकते हैं, ये सीडी है, इसमें तो सॉफ्टवेयर है हमारा। टेंजिबल हो गया, हम टच कर सकते हैं, पर वो कंप्यूटर के अंदर रहेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसके अंदर चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, लाइक MS वर्ड और ये सब जो है वो सॉफ्टवेयर है। हाँ। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं हम्म। इंटेंजिबल एसेट, जिनको हम देख नहीं सकते। अभी हम क्यों ओके। पढ़ा, अब इसको डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ो कि ब्रेकअप वैल्यू क्या है। ब्रेक का वैल्यू क्या है?
इक्विटी कैपिटल तो मतलब एक 1 अब जो लाख आप बोल रहे हो ना मैं प्लस नीचे लिखता रिजर्व। रहता हूँ, सुनो। अब जो आप बोल रहे हो ना ओके। वो मैं नीचे लिखता हूँ। हम्म। ब्रेकअप ठीक है। वैल्यू है उतनी अमाउंट लिखता हूँ। इक्विटी 1 लाख, आगे बोलो। 1 लाख हम्म, एंड रिजर्व एज रिड्यूस्ड बाय इंटेंजिबल असेट। तो 11 लाख अब में से रिजर्व मतलब फुल। अब पढ़ो क्या लिखा है, रिजर्व कौन से। रिजर्व एज रिड्यूस्ड बाय इंटेंजिबल असेट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ओके अभी ओके। हमारे पास रिजर्व है तो 11 लाख के, 11 लाख। जिसमें से हाँ रिवैल्यूएशन माइनस रिजर्व है 9 9 लाख लाख। और इंटेंजिबल असेट। 1 लाख तो माइनस करना है। रिजर्व्स कितने लिखने हैं यहाँ पे, 11 सर माइनस इतनी अच्छी मैथ। 9 एंड 1 10, तो 1 लाख हो जाएगा। हाँ क्यों, 11 सब टोटल, माइनस किया। 11 रिजर्व थे, माइनस 9 रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस किया, और 1 इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल। तो ये हो गया रिजर्व्स। और क्या करना है, यस डिवाइड। एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट मींस 10,000। अगर ये 10,000 शेयर्स है हम्म। एट 10 ईच, तो अब ब्रेकअप वैल्यू क्या होगी। सर 5 रुपीज करेंगे एट 5 ईच। एट 5 ईच तो फिर 20,000 शेयर्स हो जाएगा। ओह है ना। 20,000 शेयर्स एट 5 ईच, ओके। तो अभी हम्म। ब्रेकअप वैल्यू क्या होगी, ऊपर क्या लिखा है, ब्रेकअप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो बोला इक्विटी वही प्लस इक्विटी रिजर्व्स कैपिटल। डिवाइड बाय हम्म। नंबर नंबर ऑफ ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर दैट मीन्स 1 लाख, ये जो आपने इक्विटी लिखी डिवाइडेड ऊपर, बाय। रिजर्व लिखा 1 हम्म। लाख, टोटल हुआ 2 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, तो 10 रुपीज। ये आ गई कैलकुलेशन ब्रेकअप वैल्यू की। हम्म। अब पढ़ो इसको डेफिनेशन को और बोलो कि जो मैंने कैलकुलेशन किया वो सही है कि गलत है। अच्छा इक्विटी कैपिटल 1 लाख एंड रिजर्व। रिजर्व में ठीक है 11 माइनस 9 माइनस इंटेंजिबल एसेट 11 9 हाँ देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 ऑफ दी करेक्ट है। इन्वेस्टी कंपनी, राइट मूव का हाँ नहीं, ऑफ द निची इन्वेस्टिंग। लिमिटेड कंपनी का, जिसमें आप हाँ इन्वेस्टमेंट वो करने वाले। इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो ये अभी कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा हमें पता नहीं, लेकिन डेफिनेशन में हमें ब्रेकअप वैल्यू समझ आई कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ। अगर कहीं लिखा है कि कंपनी ब्रेकअप वैल्यू से कम पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो आपको पता है कि मिनिमम कितना पैसा देना है। हम्म। तो ये उस कंटेक्स्ट में कहीं यूज होगा, लेकिन ब्रेकअप ओके। वैल्यू क्लियर है आई थिंक सो। हाँ क्लियर है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्लियर है, इंटेंजिबल हाँ एसेट भी क्लियर है। हाँ। ठीक है, चलो कैरिंग कॉस्ट मीन्स। Carrying cost means book value of assets and interest accrued thereon but not received. Book value of asset and interest accrued thereon but not received. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा आपको, असेट के ऊपर कौन सा इंटरेस्ट आता है। आप Asset के अभी आपकी लैंड बिल्डिंग है उस पर इंटरेस्ट आता है क्या। नहीं आता। तो इन्होंने ऐसी वर्ड क्यों यूज किया, बुक वैल्यू ऑफ असेट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर बट नॉट रिसीव। रेंट पे दे रहे हैं वो वाला केस है क्या? नहीं, आपकी ये जो रेगुलेशन है ये एनबीएफसी रेगुलेशन है, राइट। हाँ तो हाँ एनबीएफसी कंपनी क्या करती है, वो लोन देती है। हाँ। तो उनकी असेट क्या हुई, लोन असेट हुई, जितना पैसा लोगों को दिया हुआ है। हाँ। बैंक क्या करते हैं, बैंक पैसा लोन पे देते हैं ना। हम्म। तो उनकी असेट क्या है, जो पैसा लोगों को दिया हुआ है वो उनकी असेट है, एसेट है हाँ। और उसके ऊपर उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें क्या कह रहा है कि कैरिंग कॉस्ट जब हम बात करेंगे, तो जितनी भी हमने लोन दिए हुए हैं, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, प्लस उसमें हम्म जितना भी इंटरेस्ट हमको नहीं मिला है अभी तक। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 15th को ड्यू होता है, और आप 30 तारीख को कैलकुलेट हम्म कर रहे हो, तो 15 दिन का इंटरेस्ट ही आप ले हम्म। सकते हो, लेकिन मिला नहीं है आपको। तो, हाँ तो इसको हम एग्जाम्पल के वे में लेंगे। स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रही है। तो अभी अगला एग्जाम्पल था कैरिंग कॉस्ट। हम्म। कॉस्ट, ठीक है। जब बोर होने लग जाओ, जब सर के ऊपर से चला जाए, तो बोल देना, वरना सेशन बंद कर देंगे। ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट में ठीक है सर। राइट मूव ने हम्म। लोन लोन दिया है लोन दिया है 10 लाख का,
ओके जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल है 15th एवरी मंथ, ओके राइट। अब आपको 30th को बोला जाता है कि व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट ऑफ असेट। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कैरिंग कॉस्ट करने के लिए बुक वैल्यू की जो असेट है वो ये होगी, 10 लाख का आपने लोन दिया था, हाँ प्लस 10 लाख का अगर इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 10 लाख का 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 15 डेज का, तो 0.15 हाँ 15 डिवाइड days बाय 12 महीने। तो जो ये अमाउंट आएगी, हम्म लेटर से 500 रुपये आई, हम्म ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी अभी असेट की? 500। तो अगर आपको ये असेट किसी को बेचनी हो या किसी को ट्रांसफर करनी हो, तो ये कितने की बेचोगे आप इसको? ये 10 लाख में किसी को दे सकते हो कि तू मुझे 10 लाख दे दे 30 तारीख को और ये तेरी होगी? नहीं ना, क्योंकि 500 रुपये आपने नहीं इंटरेस्ट भी नहीं कमाया उसके ऊपर। यस तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? किसी भी असेट को हम बैलेंस शीट में जब हम कैरी करते हैं, 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बना रही हो, तो असेट की वैल्यू लिखनी है, वो असेट कितनी है। क्योंकि जो जो आ चुका था वो ऑलरेडी आपके P&L में चला गया, ये आना बाकी है, ये अकाउंटेड नहीं है। हाँ कैरिंग हाँ कॉस्ट का मतलब हो गया बुक वैल्यू ऑफ लोन असेट प्लस जितना इंटरेस्ट उसके ऊपर एक्रू हुआ है। अब कहाँ यूज आना हुआ था जब वहां पे आएगा तब हम रिलेट करेंगे, लेकिन एज ऑफ ठीक नाउ है कैरिंग कॉस्ट का मतलब जहाँ पे भी आएगा, नहीं तो क्या होगा, अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, जहाँ पे भी आ रहा है कैरिंग कॉस्ट करते रहेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट हमेशा दिमाग से रहेगा कि क्या है क्या हो। तो अब ये 2 पॉइंट क्लियर है, ठीक है ब्रेकअप वैल्यू क्लियर है, कैरिंग कॉस्ट क्लियर है। कैरिंग कॉस्ट ब्रेकअप यस वैल्यू सर में बेसिकली पर शेयर इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे हैं कि आज हम ये बेचेंगे, अगर आज की आज ऐसे के ऐसे ही हम बेच दे जो बुक्स पे लिखा हुआ है, तो हमें कितना पैसा मिलेगा एक शेयर पे। और कैरिंग कॉस्ट है कि अगर आज हम यही की असेट हम किसी को ट्रांसफर करने लगे तो उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। ट्रांसफर करने लगे तो ठीक है क्योंकि आज 10 लाख का है और आज 30 तारीख को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो 10 लाख नहीं लोगे ना, 10 लाख प्लस 15 दिन का इंटरेस्ट भी लोगे, लोगे क्योंकि वो आपने कमा लिया है, वो उस असेट के साथ ही मिलना चाहिए आपको। हाँ ठीक है, कैरिंग कॉस्ट मीन्स आप भले ही पढ़ो। रिसीव ना हुआ हो पढ़ो। carrying cost means book value of assets and interest accrued thereon but not received there क्लियर एग्जाम्पल के हिसाब से हाँ ये सब पूछूंगा ना दोबारा, जैसे भी पहले पूछा था, समराइज ऐसे ही करेंगे हम लोग। कंपनी हाँ मीन्स, हाँ बोलो कंपनी। com company चुप रहो, नहीं means a बोलेंगे, company कोई बात registered नहीं, नहीं under बोलेंगे तो section ओपन 3 ओपन बुक of the एग्जाम है। companies means a company registered under section 3 of the Companies Act 1956 or a corresponding provision under section Companies Act 2013 ठीक है, सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। in India यस, hmm. ठीक है। कंपनीज इन ग्रुप मीन्स, Companies in group shall means an arrangement involving two or more entities related to each other through any of the following अब relationship. रुक जाओ, अब आपको ना जो First अपना अपनी subsidiary. कंपनी है, सुनो, अब आपको ना अपनी कंपनी हाँ आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाती है। आपने बोला ना हमारी कंपनी ओपनली इन मेन में करती है, तो ये अब आपको एप्लीकेबल है प्रोविजन, तो इसको उस एंगल से पढ़ो। अच्छा ठीक है तो कंपनीज इन ग्रुप फॉलोइंग मीन्स, सब्सिडरी फर्स्ट तो सब्सिडरी आ गया ठीक है जॉइंट वेंचर डिफाइन अंडर ठीक है एसोसिएट्स ये तो मुझे पता है प्रमोटर प्रमोटी प्रोवाइडेड इन सेबी हाँ ओके और क्या कॉमन ब्रांड नेम एंड रिलेटेड पार्टी छोड़ इन्वेस्टमेंट के इन नहीं, इक्विटी शेयर ऑफ 20%। एक रिलेटेड ये पार्टी छोड़ कहाँ आ के। गया एक रिलेटेड पार्टी वाला भी नंबर है लेके बोल बोल, पहला नंबर है सब्सिडरी पेरेंट, दूसरा नंबर है फर्स्ट सब्सिडरी हम्म, सेकंड जॉइंट वेंचर हम्म, थर्ड एसोसिएट हम्म, फोर्थ प्रमोटर प्रमोटी हम्म, ठीक है फोर्थ हो गया फिफ्थ रिलेटेड पार्टी हम्म, सिक्स्थ कॉमन ब्रांड नेम हम्म, एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ 20% एंड अबव ये 6 हो गया। हम्म ठीक है, अब इसको राइट मूव के कंटेक्स्ट में ले, अगर एक राइट मूव कंपनी है
तो उसकी जो सब्सिडरी है हम्म वो भी उसकी ग्रुप कंपनी है। राइट मूव की जॉइंट वेंचर कंपनी वो भी उसकी वो ग्रुप भी कंपनी है। ग्रुप कंपनी है, राइट मूव की एसोसिएट जिसमें 20% या ग्रुप कंट्रोल कंपनी हैंडल है। हो रहा है, जो अपना कंपनीज हम्म एक्ट की डेफिनेशन है, प्लस AS23 की भी डेफिनेशन। तो AS23 हम्म की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट से बड़ी है। ठीक है। ओके। फिर राइट मूव लिमिटेड किसी और कंपनी की प्रमोट करती है। प्रमोट कैसे करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं ना हम लोग, या किसी कंपनी में एज ए हम्म। प्रमोटर होल्ड करती है शेयर। हाँ समझी, मेरा तो है, तो वो ठीक है। भी ग्रुप कंपनी है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, कंपनी, होल्डिंग यस कंपनी, सर। कंपनी की सब्सिडरी, ये सब जो लिखा हुआ है। तो राइट मूव की हाँ कोई भी ऐसी कंपनी जो इस डेफिनेशन में पड़ती है वो भी ग्रुप ठीक है, कंपनी होगी। ठीक फिर है। कॉमन ब्रांड नेम, अगर सेम ब्रांड नेम में दो लोग काम कर रहे हैं, लाइक अभी हम्म प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, प्राइस वाटर हाउस जो है वो एक ही है, हम्म लेकिन उसके हम्म नाम से पता नहीं इंडियन में कितनी फर्म्स उसके साथ नेटवर्क में है जो सेम उसका नाम यूज करके काम कर रहे हैं। टाटा CFM, भी है फिर तो। हाँ, जो कॉमन ब्रांड यूज करते हैं, जो एक सिंगल हाँ ब्रांड के अंदर चलते हैं, कि टाटा टी, टाटा कैपिटल, ये सब ग्रुप कंपनियां मानी जाएंगी जिनका ब्रांड नेम कॉमन है। कॉमन है, हाँ। या फिर राइट मूव ने किसी कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं। ओके। तो ये 6 टाइप की कंपनियां ग्रुप कंपनी मानी जाएंगी। हम्म तो अगर उसमें ये लिखा है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी सिर्फ अपनी ग्रुप कंपनी में होल्ड करती है तो उसको प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको इन हम्म 6 में से एक रिलेशन ढूंढना है। हम्म तो अभी आपकी कंपनी के कंटेक्स में क्या आप कुछ कंपनियां आइडेंटिफाई कर सकते हो? मेरी तो सारी आ गई सर इसमें। अच्छा, क्या क्या है? कोई भी एक रफ नाम दो कि आपकी सब्सिडरी भी है, हमारी जॉइंट वेंचर भी है, हमारी एसोसिएट भी है। जॉइंट वेंचर तो हाँ है, वो भी है, बट वो अदर कंट्री में है। चल वो भी इंक्लूड हो जाएगा हाँ, ना, पर यहाँ हाँ पे हो इन इंडिया जाएगा। या आउट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ, हाँ तो हो जाएगा। लेकिन डिफाइंड इन AS27। तो AS27 में अगर इंडिया का रिस्ट्रिक्शन रहेगी तो एप्लीकेबल होगा। ओके। एसोसिएट्स तो इंडिया में ही है, प्रमोटर प्रमोटी वाला भी है, हम्म, रिलेटेड तो ठीक ही है। चलो, कॉमन ब्रांड हमको नहीं है, हम्म, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो कंपनी में ग्रुप और हम्म कंपनी समझी, कंपनी में आपकी कंपनी हम्म और कंपनी इन ग्रुप में हाँ। इनमें से कोई एक रिलेशनशिप। हम्म। तो कितने हैं? 7 कैटेगरी होगी। समझे। बिना देखे यस। बोलना, ये 7 कौन से थे? सब्सिडरी, हम्म, बिना देख के बोल रही हूँ, आग हम्म, बंद करके। हम्म, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, वो प्रमोटर प्रमोटी करके था, हम्म, रिलेटेड पार्टी, 5 हो हम्म, गया ये तो। हम्म, और वो क्या था, वो ब्रांड, हम्म, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 5 6 7 ठीक हो गई सर, है, यस, 7 ही 7, थी। हाँ 7 ही थी। ठीक है, ओके, चलो, डन। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन। हाँ हाँ, conduct of business regulations means the directions issued by bank from time to time on fair practice code and know your customer। सर ये भी मेरे को बताना है, fair practice क्या है हाँ, ये आएगा इसका भी। कि आपको फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है और आपको कस्टमर की KYC करनी है, इसकी 2 पॉलिसीज बनती है। लेकिन ये मोस्टली उस हम्म चैप्टर में है जो आपको एग्जाम्ट है। ओह ओके, तो मतलब मेरे को क्योंकि आपका पॉलिसी नहीं कस्टमर बनाना इंटरफेस नहीं है ना, आप समझे ना, आपका है कस्टमर। ही नहीं। हाँ तो अब आपको यहाँ से हाँ समझ आएगा कि जो जो उस दिन आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि इतनी पॉलिसीज हैं, मेरे को क्या एप्लीकेबल क्या नहीं एप्लीकेबल, तो ये यहाँ से सब निकलेगा कि कौन सी आपको ओके, एप्लीकेबल है और क्यों नहीं है। कंट्रोल ठीक है ठीक है। क्लियर ना? ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन कंट्रोल। जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है वहाँ पे RBI की डायरेक्शन फेयर प्रैक्टिस कोड या KYC के ऊपर। हम्म। Control shall have the same meaning as is assigned to it under Clause E हम्म, of Sub-Regulation 1 of Regulation 2 of SEBI Regulation 2011। ठीक है। जिन लोगों ने लिस्टेड कंपनी का काम किया उनको कंट्रोल की डेफिनेशन मालूम पड़ती है। कंट्रोल मीन्स आप किसी कंपनी पे कैसे कंट्रोल करते हो, बाय वे ऑफ वोटिंग ओके, वो राइट या बाय, हाँ, 26%। वो भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन आप अगर बोर्ड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो हाँ उसमें वो पूरा भी एक कंट्रोल डेफिनेशन है। दी हुई है। जैसे हम ये डेफिनेशन करें, कभी टेक ओवर कोड करोगी तो मैं कराऊंगा। तो कंट्रोल वर्ड ठीक का है मतलब बेस सर, समझ लो कि आप किसी दूसरी कंपनी के ऊपर आपका कंट्रोल है, ठीक है, कि आप उसके बिजनेस डिसीजन को समझिए। इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हम्म। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? Current investment means an investment which is by its nature readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year from the date of which
such investment is made. इसको लाइटर वे में समझा दो, हाँ जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ जो हम्म जो बॉयफ्रेंड 1 साल में शादी करने वाला है वो करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या क्या जो बॉयफ्रेंड वॉइस से कट गई। हाँ, जिस बॉयफ्रेंड से आप 1 साल में शादी करने वाली हो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। ओके अब पढ़ो इसको। current investment means an investment which is by its nature readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year. अच्छा ठीक है, from the date of such investment. ठीक है, तो Okay जब sir. आप खाने पीने पे खर्चा कर रही हो और 1 महीने के अंदर 1 साल में रियलाइज कर लोगी तो तो करंट हाँ, वही अगर इन्वेस्टमेंट है। 2-4 साल बाद करने वाली हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि अभी कर रही हूँ, धीरे धीरे बाद में देगा ये वक्त। क्योंकि अच्छा ठीक क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो इनकम देना, जब शादी हो जाएगी तो सारी सैलरी देगा, हाँ 1 साल के अंदर। तो मिल जाएगी आपको, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट है। तो ठीक है। टेक्निकली एनबीएफसी के कंटेक्स्ट में आप ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इमीडिएटली रियलाइज कर सको, लाइक अगर आपके पास हम्म लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो आप हम्म इमीडिएटली कल जाके मार्केट में बेच सकती हो। यस, अगर आपने तो सपोज करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर सपोज आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड सब्सक्राइब किए हुए हैं जो 5 साल बाद रीपे होंगे, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट होगी क्या? नहीं है, नहीं है। गोल्ड बॉन्ड आते हैं ना, जैसे कि अब मिनिमम 5 साल का लॉक इन है, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हाँ मैं एसआईपी भी कर रही हूँ। हाँ, पर एक वैसा ही भी, एसआईपी है जहाँ पे 3 इयर्स का लॉक तो इन वो है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन जो आप शेयर्स में या म्यूचुअल यस, फंड में जो कभी भी बेच सकती हो, वो क्या होगी? हाँ वो करंट इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? तो इसका मतलब हम्म है, जो उसकी नेचर से इमीडिएटली आप कैश कर सकती हो और 1 साल से ज्यादा आपको कभी यस भी रखने की इच्छा नहीं थी। हम्म ठीक है, कस्टमर इंटरफेस मीन्स Customer interface means interaction between the NBFC and its customer while carrying on its business. Okay, एक्सप्लेन करोगे मेरा नहीं है फिर। कि एनबीएफसी और उसके कस्टमर में जो इंटरेक्शन होता है बिजनेस कैरी करते हुए, उसको हम कस्टमर इंटरफेस कहते हैं। कहते हाँ, हैं। अब ठीक है। अर्निंग वैल्यू कैसे करोगे? Earning value. Earning value means the value of entity share. Equi- Equity share, sorry. हम्म, An equity share computed by taking the average of profit after tax हम्म, as reduced by preference dividend and adjusted for extraordinary and non-recurring items for the immediately preceding 3 years and further divided by the number of equity share हम्म, of the investee company and capitalized at the following rate. हम्म, In case of predominantly manufacturing company 8%, in case of predominantly trading company 10%, हम्म, in case of any other company including NBFC 12%. Note, if an investee company is a loss making company, the earning value will be taken at zero. ठीक है, इंग्लिश की हिंदी तो समझ आ गई अपने An को, example. लेकिन हाँ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कैसा है, सपोज ब्रेकअप वैल्यू कहाँ लगती है? जहाँ कंपनी के पास असेट्स हो। ठीक है, ओके लैंड है, हाँ बिल्डिंग है, सब हाँ कुछ है, तो आप ब्रेकअप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एक कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक अभी राइट मूव एकेडमी का हम्म आपको वैल्यूएशन करना है, तो हम्म मेरे पास तो असेट के नाम पे कुछ भी नहीं है, हम्म लैपटॉप भी हम्म कंपनी का, ये भी कंपनी का, तो मेरी वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो आप ये देखोगे कि राइट मूव एकेडमी आने वाले साल में कितना पैसा कमाएगी। ओके आप बिजनेस क्यों लेते हो? अगर आप सपोज आपके पास पैसा है तो आपके पास दो ऑप्शन रहती है। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ अर्निंग वैल्यू का, कि आपके पास आज 100 हम्म करोड़ रुपए पड़ा है, तो हम्म आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप एक नया ऑफिस लो, नया नाम सोचो, नया बिजनेस सोचो, दुकान लगाओ, बैठ जाओ और अपने कस्टमर लाने शुरू करो। हम्म राइट? अगले 3 4 5 हाँ साल में आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। लाइक एक पीसीएस फर्म की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ आपको किसी को कुछ नहीं देना। लेकिन अगर आपको अभी से ही कुछ नहीं काम शुरू देना। करना है, तो आप क्या करोगे? एक कंपनी जो हाँ अभी ऑलरेडी हाँ बिजनेस में है, आप बोलोगे मैं तुम्हें खरीदती हूँ। अब हम्म पीसीएस फर्म को खरीदना है आपको, आप समझो। हाँ तो अगर आप पीसीएस फर्म हम्म खरीदोगी तो उसको ब्रेकअप वैल्यू पे खरीदोगी कि अर्निंग वैल्यू पे खरीदोगी? ब्रेकअप वैल्यू तो उसकी कुछ नहीं रहेगी, चेयर कुर्सी रहेगी। वही तो अर्निंग वैल्यू पे खरीदूंगी। क्यों ब्रेकअप वैल्यू पे क्यों नहीं खरीदोगी? क्योंकि उसकी असेट्स क्या रहेंगी? टेबल कुर्सी ऐसे रहेगी ना। नहीं है। टेबल कुर्सी के बेस पे तो हाँ कोई इनकम नहीं मिलती।
वही। फर्म का नाम जो है, फर्म कितना साल में बिजनेस कमा रही है, आप उसको बोलो कि 3 साल का बिजनेस का पैसा मैं तुम्हें एडवांस में देती हूँ और तुम मेरे को कंपनी दे दो, हम्म आपको क्या होगा, हर साल उतनी इनकम मिलेगी हम्म जो वो कमा रही थी। तो अब इसको इस हम्म कंटेक्स्ट में एग्जांपल के थ्रू समझो। ये ब्रेकअप वैल्यू का अल्टरनेटिव है, ये वैल्यूएशन में भी बहुत आता है। ओके। कहीं भी अपने कंपनी एक्ट में भी अर्निंग वैल्यू या वैल्यूएशन की जहाँ पे भी बात होगी तो ये वर्ड्स यूज होते हैं कि आपने वैल्यूएशन कौन से हम्म मेथड पे किया है। हम्म। बोर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, अभी मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है आएगा ये पूरा क्योंकि पढ़ने के समझ बाद। में आ रहा हाँ, नहीं पर पूरा पढ़ने के बाद तू कंसल्टेंसी भी देगी, मैंने तेरे को पहले बताया। है। ठीक है, चलो। अर्निंग वैल्यू मीन हाँ। वैल्यू ऑफ, तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। हम्म। ठीक है, जो हमने ऊपर ब्रेकअप वैल्यू में निकाली हाँ थी 10 रुपए, हाँ हाँ, राइट। वो अब हम तो निकाल रहे असेट हैं पे था। प्रॉफिट मेथड से। ये। ये कहता है क्या लो एवरेज ऑफ प्रॉफिट कितने साल का, प्रीसीडिंग 3 इयर्स का। अब मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, ये जो तेरी कंपनी है, हम्म, इसने 2020-21 में, 2019-20 में और 2018, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं भी उतना ही सीख रहा हूँ। वाह। 2020-21 में इसने कमाया था 2 लाख रुपए, हम्म, हम्म। इधर कमाया था 1.5 लाख रुपए। सर 18-19 ना? हाँ कर दो, 1.5 लाख, और 18-19 में कमाया 1 लाख। ये 3 साल के प्रीसीडिंग प्रॉफिट हो गए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट, हाँ। पैट। अब ये क्या बोल रहा है, क्या लेना है हमको प्रॉफिट में, एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, हाँ। और ये टैक्स में से क्या रिड्यूस करना है उसने, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर हमारे को हर साल 10,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, वो माइनस करना है। 10,000 क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ। ये माइनस करो सब में। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉन वो रिकरिंग भी आइटम। बताता हूँ। अब इस साल में इन्होंने कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी 10,000 की, अच्छा। हम्म। और इस साल कोई लॉस हुआ था, एक्स्ट्रा कुछ लॉस हुआ। फायर लग गई थी गोदाम में, उसके हम्म। कारण इनको 5,000 का नुकसान हुआ, तो वो हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम थी। अच्छा। तो यहाँ पे ओके। एवरेज प्रॉफिट रिड्यूस बाय एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम क्या हो गया, 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000, राइट। हम्म। यहाँ पे क्या हो गया, 150 1,55,000, और यहाँ पे क्या हो गया, 90,000, राइट। आवाज आ रही क्या? सर। हेलो। हाँ, मेरे को तो आ रही है। हम्म, बोलो। ये 1,50,000 माइनस 10,000 है क्या? अच्छा, ठीक है। ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट उसने क्या बोला, प्रॉफिट यहाँ से पढ़ो, देखो मैंने क्या किया, हम्म। इसको पढ़ो, ये 2 लाइन को पढ़ो। ऊपर। एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, Profit tax reduced by preference dividend and adjust for extraordinary and non-recurring item. फॉर द इमीडिएटली ठीक है, equity। प्रीसीडिंग 3 इयर्स। हम्म तो अभी पहले हम्म। ये तो प्रॉफिट हुए, तो अभी हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। हाँ। एवरेज प्रॉफिट, इन तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3, हाँ। 18, 15, 33, 9, 42, 42, 4, 25 डिवाइड बाय 3, रफली 1,40,000। हम्म। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, और इसको डिवाइड कितने से करना है, नंबर ऑफ शेयर से। Divided by number of equity shares। कितना आ गया, 7। हाँ, हम्म।
और इसको डिस्काउंट किससे एंड कैपिटलाइज करना है? इन्वेस्टिंग हमने कैपिटलाइज फॉलोइंग। हाँ 10% से। मैन्युफैक्चर कंपनी है तो 8%। तो 7 इंटू 10 कर दूं, डिस्काउंट करते तो डिवाइड होता और ये करते तो कैपिटलाइज, तो 70 रुपए का रेट निकल गया। ओके ओके तो ये पैसा दे सकते हैं हम उसको। ठीक है। तो ये जो निकला, ये जो रेट है 10, वो कौन सी कंपनी है इन्वेस्टी? ये जो पिच्ची लिमिटेड है वो एनबीएफसी है कि ट्रेडिंग कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रेट लगाना है। एनबीएफसी है 12%। पहला जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 8%, 8%। और ट्रेडिंग कंपनी है तो 10%, 10%। और अदर कंपनी है एनबीएफसी है इंक्लूडिंग तो एनबीएफसी। तो आपके 12%। केस में क्या लगेगा? अगर आपकी कंपनी कोई लेने लगेगा और अर्निंग वैल्यू पूछेगा तो आप निकाल सकते हो अपनी कंपनी की अर्निंग वैल्यू। हाँ निकल सकते हैं। अगर आज मैं अब आपको बोलूँ निकाल आपकी सकते कंपनी हैं। की सर आप एक अर्निंग, बार ये हाँ बोलो ना। एक बार आप ये वाला पॉइंट वापस रिपीट करेंगे क्या? हाँ मेरा छूट गया, मैं सुन भी नहीं कोई पाया। बात नहीं। अभी हम लोगों ने देखो पहले ब्रेकअप वैल्यू करी थी पीछे। हाँ ब्रेकअप वैल्यू में हमने असेट के बेस पे पर वैल्यू शेयर निकाली थी हाँ कि अगर एक आदमी, एक कंपनी की हमें ब्रेकअप वैल्यू निकालनी है तो उसकी इक्विटी प्लस रिजर्व डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करें तो हमारे को ब्रेकअप वैल्यू आती है। लेकिन अगर एक कंपनी जिसकी असेट्स नहीं है, लाइक एक पीसीएस फर्म है, तो उसकी असेट्स क्या रहेंगी? टेबल चेयर रहेगी, लेकिन टेबल चेयर से तो इनकम नहीं होती। तो अगर आपको उसका वैल्यूएशन करना है तो आप करेक्ट। उसका वैल्यूएशन आप असेट बेस पे तो नहीं कर पाओगे कि आपके पास कितनी बड़ी असेट है मैं आपको उतना पैसे दूंगी। उसको आपको अर्निंग बेस पे आप वैल्यू करोगे। करेक्ट। आप ये बोलोगे कि आप जितना प्रॉफिट कमाते हो अगले 3 साल का 5 साल का, मैं उतना दे के आपकी कंपनी खरीद लेती हूँ और यही नाम यूज करूंगी। तो उस केस में क्या करना पड़ता है? अर्निंग वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ो। अर्निंग वैल्यू कैलकुलेट होती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ही निकालनी है अपने को, जैसे हमने ऊपर निकाली थी। कैसे? 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, पिच्ची लिमिटेड की जो कंपनी है उसकी पैट जो थी 20-21 में 2 लाख थी, 19-20 में 1.5 लाख और 18-19 में 1 लाख। उसको हर साल 10,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड देना था, वो माइनस किया। फिर एक साल उसको 10,000 की इनकम हुई और एक साल 5,000 का नुकसान हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के। तो इनकम हुई थी तो माइनस कर दी, तो एक्चुअल बिजनेस से इनकम थी 1,80,000। 1920 में बिजनेस इनकम थी 1,55,000 और 18-19 में 90,000। अब इसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 1,40,000 रुपीज हो गया। अब इसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, जो 20,000 थे ऊपर हमने लिखा था, 7 रुपीज वैल्यू आई। ठीक है, ये अर्निंग पर शेयर है इसकी ईपीएस। लेकिन हाँ हमको निकालनी है अर्निंग वैल्यू। अच्छा। तो हम कह रहे हैं, उसने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनी में डिफरेंट मल्टीपल लगाने हैं आपको। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको 8%, दूसरी कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी है तो 10% और एनबीएफसी है तो तो 12%। ये तो दैट 8% 10% क्या चीज का लगेगा? मतलब ये फैक्टर दे रहे हैं। अभी किसी की कैपिटलाइज कैसे करते हैं? अगर हमें 7 रुपए की इनकम है और उसको कैपिटलाइज करना हो 7%, तो 100 डिवाइड बाय 7 करते हैं, या 10% अच्छा से अच्छा, समझ गया समझ तो उसका गया। उतने टाइम मल्टीपल आप उसके दे रहे हो। अगर 10 का रहेगा तो ये 70 रुपए शेयर आ गई वैल्यू। तो आप एबीसी कंपनी के बिजनेस को रन टेक ओवर करने के लिए आप उसको पर शेयर 70 रुपीज दोगे, तो आप उसको टेक्निकली 10 साल की इनकम एडवांस में दे रहे हो बिजनेस टेक ओवर करने के लिए। क्लियर है क्या? हेलो, आई थिंक म्यूट हो गया। एक मिनट, आवाज आई क्या? तो मेरे को तो आई।